हेलो नमस्कार बच्चों। आज हम लोग जो है पहला चैप्टर जो है जो नंबर है मतलब रियल नंबर उसको अच्छे से देखते हैं। आप ध्यान से देखिएगा, ऑब्जेक्टिव आपका यही सारा जो है रियल नंबर का सारा हम लोग उसका क्लियर कर लेंगे। देखिए इधर सबसे पहले है क्या, फर्स्ट आपका पूछा गया है गिनती का आरंभ जो है ये प्राकृतिक संख्या कहलाता है। जहाँ से गिनती शुरू होती है उसको कौन संख्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्या, या इसी को कहते हैं हम लोग नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर जो संख्याएं गिनती के लिए प्रयोग होती है उसको कहते हैं हम लोग प्राकृतिक संख्या, ठीक है। जैसे गिनती हम लोग स्टार्ट करते हैं कहाँ से? एक से, फिर उसके बाद दो, उसके बाद तीन, उसके बाद चार, उसके बाद पाँच, छः, चलता जाता है ऐसे करके। तो अब इसमें से अगर पूछेगा कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है तो वन बोलिएगा। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या अनंत तक जाती है, ठीक है। सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या वो कहाँ तक? अनंत तक जाती है। यानी ये प्राकृतिक संख्या जो हुआ, प्राकृतिक संख्या जो हुआ शुरू कहाँ से हुआ? तो एक से, दो से, तीन, चार, पाँच, छः, चलता जाएगा, ये अनंत तक जाएगा, ठीक है। अनंत तक जाएगा। तो प्राकृतिक संख्या ये हुआ। अगर हम बात करें पूर्ण संख्या का, पूर्ण संख्या का बात करें, शून्य के आविष्कार ने संख्याओं को क्या बना दिया? पूर्ण बना दिया। शून्य का आविष्कार जैसे आर्यभट्ट ने किया तो वो संख्या प्राकृतिक संख्याओं के समूह में अगर हम जीरो को शामिल कर दिया कर देते हैं ना, प्राकृतिक संख्या के समूह में अगर हम जीरो शामिल कर देते हैं तो वो संग्रह पूर्ण संख्याएं कहलाती है, ठीक है। यह शून्यता और मात्रा दोनों को दर्शाता है। अगर हम जीरो शामिल कर दें तो जीरो, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर एंड फाइव, छः, सात, आठ चलता रहेगा, ठीक है। सबसे छोटी पूर्ण संख्या कहेगा कौन है तो जीरो है, और बड़ी वही अनंत है, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये देखना है हम लोगों को। तो देखिए प्राकृत क्या हुआ? प्राकृत हो गया वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, चलता गया। गिनती वाली संख्या पूर्ण संख्या कौन कौन हो गया? जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, चलता जाएगा। अब क्या पूछेगा आपको कि सभी सभी पूर्ण संख्या, पूर्ण संख्या प्राकृत है, ठीक है। प्राकृत है, प्राकृत संख्या है। एक और क्वेश्चन पूछेगा क्या? सभी प्राकृत संख्या, सभी प्राकृत संख्या संख्या पूर्ण संख्या है? पूर्ण संख्या है, ठीक है, पूर्ण संख्या है, ये क्वेश्चन आता है, ठीक। अब यहाँ पर ये हम लोगों को गौर करना है कि सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है और सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है। तभी ध्यान दीजिएगा, सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है मतलब कह रहा है कि सभी जो प्राकृत संख्या है वो पूर्ण संख्या में मिल रहा है। तो देखिए वन मिल रहा है, टू मिल रहा है, थ्री मिल रहा है, फोर मिल रहा है, फाइव मिल रहा है, सिक्स भी मिलेगा, है ना। इसका मतलब हो गया सभी प्राकृत संख्या पूर्ण संख्या है। तो हाँ है, ठीक है। लेकिन सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या है, देखिए पूर्ण संख्या वाला सब प्राकृत में मिल रहा है, देखिए तो सब नहीं मिल रहा है। देखिए जीरो यहाँ पर नहीं मिल रहा है, इसका मतलब सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं है, ठीक है। सभी पूर्ण संख्या प्राकृत नहीं है, लेकिन सभी प्राकृत संख्या ये पूर्ण है। ये आपको कंफ्यूज आएगा, थोड़ा सा कंफ्यूजन होगा यहाँ पर आपको, तो आप ध्यान से इसका आंसर दीजिएगा। अगला हम चले, नंबर क्या है? पूर्णांक धनात्मक और ऋणात्मक की दुनिया का दर्पण हम लोग दर्शन अगर हम लोग करेंगे एक दर्पण के माध्यम से, तो यहाँ पर देखिए तो क्या होता है। पूर्णांक सभी धनात्मक संख्याएं और सभी ऋणात्मक संख्याएं, ठीक है। पूर्णांक में अगर हम लेंगे ना तो धनात्मक और ऋणात्मक और जीरो तीनों को अगर हम शामिल कर देंगे तो वो पूर्णांक बन जाएगा, ठीक है। तो पूर्णांक का निर्माण करेंगे, जैसे यहाँ पर देखिए जीरो, जीरो ना तो ऋणात्मक है ना धनात्मक है, ठीक है। ये मिडिल में स्थित है और जीरो से इधर जैसे गए तो यहाँ पर किस में आ गया? माइनस वन, फिर माइनस टू, माइनस थ्री, ये क्या कहलाया? ऋणात्मक पूर्णांक, निगेटिव इंटीजर, ठीक है। और जैसे इधर गए तो एक, दो, तीन, ये क्या हो जाएगा? धनात्मक। तो पूर्णांक दो प्रकार के होते हैं, ऋणात्मक और धनात्मक। सीधा सीधा याद रखिए कि जीरो से इधर जाएगा तो एक, दो, तीन बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर हो जाएगा। इधर आएगा तो माइनस वन, माइनस टू और माइनस थ्री, चलता जाएगा, ये माइनस अनंत तक जाएगा ये, ठीक है। ये इधर जाएगा प्लस अनंत तक, ठीक। माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जितनी संख्याएं हैं वो इंटीजर है, ठीक है, वो पूर्णांक है। लेकिन आपको कहेगा कि माइनस चार बटा तीन एक पूर्णांक है, ये पूर्णांक है? नहीं है। ये पूर्णांक है? ये पूर्णांक है? बताइए तो, ये पूर्णांक है? नहीं है। क्यों?
क्योंकि क्या बोला है ना कि सिंपल नंबर जो है, पूर्ण संख्या का पॉजिटिव और निगेटिव पार्ट, यही क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, जीरो को छोड़कर, जीरो जो है न धनात्मक होता है न ऋणात्मक, ये बीचों बीच होता है। ठीक, अब देखिए इसका ऋणात्मक भी अनंत होता है, धनात्मक भी अनंत होता है, बता दिए, ऋणात्मक अनंत, धनात्मक भी अनंत। ठीक है, आगे देखेंगे परिमेय संख्याएं। इसको ध्यान से समझिएगा, इससे बहुत ज्यादा कंफ्यूजन बच्चे को रहता है। क्या है, जो संख्याएं p बटा q के रूप में लिखी जा सकती है, जहां पर q जो है शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य नहीं है, वे परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर कहलाती हैं। हर पूर्णांक भी एक परिमेय संख्या है, जैसे कि 2 एक पूर्णांक है, -2 एक पूर्णांक है, तो ये एक परिमेय संख्या है। जो जितने भी पूर्णांक हैं सारे पूर्णांक परिमेय संख्याएं कहलाते हैं। अब देखना यह है कि परिमेय में लिखेंगे कैसे। जैसे आपको बोला कि p बटा q के रूप में लिखेंगे, जहां पर बोला कि q जो है ये जीरो नहीं होना चाहिए, q जीरो नहीं होना चाहिए। q जैसे जीरो हो जाएगा तो ये जो है परिमेय नहीं कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर आपको लेंगे कैसे, तो p लेंगे, p में सारा पूर्णांक ले लेंगे। ठीक है, लेकिन जब हम q लेंगे ना तो सिर्फ और सिर्फ अशून्य पूर्णांक लेंगे, अशून्य पूर्णांक। अशून्य पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, जीरो को छोड़ करके। अब पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, सारा, इसमें जीरो इंक्लूड भी है। पूर्णांक में मतलब क्या हुआ, इसमें जीरो इंक्लूडेड है। अशून्य पूर्णांक का मतलब क्या हो गया, अशून्य पूर्णांक का बात करेंगे ना तो अशून्य पूर्णांक यहाँ देखिए कैसे होगा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, इधर वाला, इधर जीरो को छोड़ करके -1 -2 -3, ये सब माइनस वाला प्लस वाला ये सब जितना होगा अशून्य पूर्णांक कहलाएगा। ठीक है, तो अशून्य पूर्णांक q का जो यानी परिमेय संख्या जो हर होगा वो अशून्य पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है, शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक, अब यहाँ पर ये है अपरिमेय संख्या। अब इसका एक और चीज याद रखना है, क्या है, परिमेय संख्या को जब हम दशमलव प्रसार में बदलेंगे ना तो वो कैसा होगा, प्रवृत्ति का शांत होगा। और अशांत अगर होगा भी तो उसमें वो टर्मिनेट करेगा। अशांत होगा लेकिन कैसा होगा, आवर्ती होगा, अशांत आवर्ती होगा। ठीक है, अशांत आवर्ती होगा, अगर आवर्ती होगा। ठीक है, मतलब ये टर्मिनेट करेगा। जैसे कि इसका डेसिमल सिस्टम लिखेंगे, जैसे मान लीजिए आपको पूछेगा 0.13, इस पर पूरा ये आवर्त पूछ दिया जाए। ठीक है, ये बार दे दिया गया तो क्या बोलेंगे, ये परिमेय है या अपरिमेय, तो बोलिएगा परिमेय है। काहे, परिमेय काहे है, जब इसको लिखेंगे तो 13/99 आ जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, परिमेय हो गया। ठीक है, ये क्या हो गया, परिमेय। ठीक है, जिस पर बार रहेगा यानी ये रेखांकित रेकरिंग रहेगा, समझ जाइएगा क्या है, वो परिमेय है। जैसे अशांत आवर्ती हुआ, परिमेय हुआ। खाली अशांत बोलेगा ना तो उसको बोलेंगे अपरिमेय। ठीक है, अब यहां पर हम लोग अपरिमेय में चलेंगे। यहां पर देखिए अपरिमेय संख्याएं अनंत और गैर आवर्ती रहस्य को देखेंगे। देखिएगा, जो संख्याएं p बटा q के रूप में नहीं लिखी जा सकती, इनका दशमलव रूप कभी खत्म नहीं होता है। ठीक है, और ना ही खुद को दोहराता है, मतलब दोहराएगा भी नहीं, टर्मिनेट तब ना करेगा जब दोहराएगा। जैसे मान लीजिए हम भाग देंगे, 3 से भाग देंगे, 1/3 को जैसे कहेगा, 3 से भाग देंगे 1 में, 0.339, फिर 1 बचेगा, फिर 1, फिर 3 फिर 3 देखिए यहाँ टर्मिनेट कर रहा है, ये टर्मिनेट हो रहा है ना, ये टर्मिनेटिंग कहते हैं। कभी कभार ये क्या होता है, 2-4 अंक के बाद फिर वही अंक रिप्लेस होता है, वही आता है, इसको कहते हैं टर्मिनेटिंग। अब ये टर्मिनेट कर रहा है तो परिमेय होगा। अब यहाँ पर बोल रहा है कि ये खुद को दोहराता भी नहीं है। ठीक है, नहीं दोहराएगा, ये इन्हें अपरिमेय संख्या कहते हैं हम लोग। जैसे आपका क्या हो गया, √2 हो गया, पाई हो गया। ठीक है, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। पाई का कोई निश्चित मान नहीं है, एक माना गया मान है। लेकिन अगर आपको पूछ दिया जाए, एक क्वेश्चन यहाँ से पूछ दिया जाए, यहाँ पर देखिए कि यहाँ से आपको अगर पूछे कि पाई क्या है, पाई क्या है, आपको पूछे ना पाई क्या है, तो बोलिएगा पाई एक अपरिमेय, पाई एक क्या है, अपरिमेय। ठीक है, और 22/7 क्या है बताइए, तो ये परिमेय। बहुत लोगों को कन्फ्यूजन ये होता है कि पाई जब अपरिमेय है तब 22/7 भी क्या होगा, अपरिमेय होगा। का है, ये इसी का वैल्यू है। तो नहीं बबुआ, इसका वैल्यू ये माना गया है। ठीक है, ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। अब हम इसको अगर देखेंगे ना, 7 से डिवाइड करेंगे 22 को, तो देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 7 तिया 21, 21 बचेगा कितना, 1 पॉइंट देंगे, 7 एकम 7, कितना बचा 3, 7 चौका 28, कितना बचा 2, 7 दूना 14, 14, 7 दूना 14, 6 बचेगा, 7 8 56, 4 बचा, 7 5 35, 5 बचा, 7 7 49,
एक बचा, 7 एकम 7, 3 बचा भाई, 7 चौका 28, 2 7 दूना 14, 6 7 अठे 56, 4 7 पचे 35, 5 7 सते 49, एक बचा 10, 7 एकम 7। अच्छा देखिए कहाँ से कहाँ रिपीट कर रहा है, यहाँ पर देखिए जरा, 1 1 4 2 8 5 7, 1 4 2 8 5 7, फिर वही आता है 1 4 2 8 5 7, यानी कहाँ तक रिपीट कर रहा है, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ तक रिपीट कर रहा है, यहाँ से लेकर यहाँ तक रिपीट कर रहा है, यानी इसको हम लिखेंगे 3.142857, इस पर पूरे परावर्त लगा देंगे, ठीक है, या फिर एगो यहाँ दे दीजिए एगो वहाँ दे दीजिए, बात समझ में ये भी आ जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब ये क्या हो गया, टर्मिनेट कर रहा है ना, ये टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट कर रहा है, टर्मिनेट कर रहा है, समझिए कि क्या है, ये अशांत भी है, अशांत तो है लेकिन इसमें आवर्त का यूज होगा, अशांत आवर्ती होगा, मतलब ये क्या होगा, अपरिमेय नहीं सॉरी, परिमेय होगा, कैसा होगा, परिमेय होगा, ठीक है। और ये इसका कोई एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, 22/7 ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, तो इसलिए पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, जबकि 22/7 क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो इन दोनों में डिफरेंस आपको पता चल गया होगा। अब देखेंगे परिमेय और अपरिमेय में क्या डिफरेंस हम लोग जाने, परिमेय और अपरिमेय में क्या डिफरेंस जाने यही कि देखिए संरचना P/Q के रूप में इसका संभव है, लेकिन इसको P/Q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ठीक है। दशमलव की प्रवृत्ति देखेंगे ना, तो ये शांत होगा और आवर्ती वाला भी होगा, परिमेय संख्या जो होगा वो शांत भी होगा, और अशांत वाला अगर हुआ तो वो आवर्ती भी होगा, अशांत आवर्ती भी होगा, लेकिन अपरिमेय संख्या गैर आवर्ती होगा और अनंत तक जाएगा, जिसको हम लोग कहते हैं अशांत होगा, आवर्ती नहीं होगा इस पर, अशांत होगा, जिसको हम लोग कहते हैं अनंत और गैर आवर्ती होगा, ठीक है। उदाहरण के लिए ये 1/2 - 5/6 दे 2, ये जो है क्या है, परिमेय है, √3 √2 और पाई, √2 √3 और पाई क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। अब लगता है डाउट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से आपको पूछेगा ना कि इनमें से कौन परिमेय कौन अपरिमेय है, तो आराम से आप बता देंगे। अब P/Q के फॉर्म में कैसे लिखेंगे, तो इसकी जानकारी भी हम नेक्स्ट वीडियो में आपको देंगे। यहाँ पर देखिए, या आगे अगर समय मिलता है तो उसकी जानकारी हम दे सकते हैं। यहाँ देखिए, वास्तविक संख्याएं संपूर्ण गणितीय ब्रह्मांड का निर्माण करती है, सभी परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को एक साथ मिलाकर जो वास्तविक संख्या का समूह बनाती है ना, संख्या रेखा पर मौजूद हर बिंदु वह जो है वास्तविक संख्या कहलाती है। अब यहाँ पर देखिए, ये बड़ा वाला ग्राफ दिख रहा है आपको, बड़ा वाला ये क्या है, परिमेय संख्या। परिमेय में ही क्या आ गया, प्राकृत भी आ गया, पूर्ण भी आ गया, पूर्णांक भी आ गया, परिमेय भी आ गया, मतलब परिमेय के अंदर ये सारा आ गया, पूर्णांक पूर्ण और प्राकृत, ठीक है। अब देखिए ये टोटल जो संख्या है, ये कौन संख्या है, टोटल ये जो रेक्टेंगल टाइप का ये क्या है, वास्तविक संख्या। इधर क्या है, अपरिमेय संख्या, ये बिल्कुल इस सबसे क्या है, अलग है। तो परिमेय और अपरिमेय ये दोनों संख्या मिल करके बनाती हैं क्या, वास्तविक संख्याएं। यही बात हमें एक बार पता है क्या हुआ था, यही डिफिनेशन हम बच्चे को लिखाए थे, किसी महानुभाव ने बोला कि किसने लिखाया है, ये गलत लिखा दिया है, ठीक है। तो आप देखिए, कुछ हैं कि पता नहीं क्यों गलत ठहराते हैं मुझे, इसका तो मुझे नहीं अंदाजा है, लेकिन मैंने यही लिखाया था, जबकि स्कूल वाले टीचर ने क्या बोला था कि ये किसने लिखाया है, जो गलत लिखाया है, जो भी लिखाया है ये गलत लिखाया है। हमने यही लिखाया था कि परिमेय और अपरिमेय संख्या के संग्रह को वास्तविक संख्या कहते हैं। तो हमने शॉर्टकट लिखाया था, क्या गलत लिखा दिया था, क्योंकि हम लोग थ्योरी से पढ़े हुए थे, थ्योरी से जाने हुए भी थे, और यहाँ आपको जो बता रहे हैं सेम उसी तरह बता रहे हैं। पीछे आप सारा संख्या के बारे में जाने, सारा क्या है, ये जितना है पूर्णांक पूर्ण प्राकृतिक, ये सारा क्या है, परिमेय है, और ये अपरिमेय इस सबसे बिल्कुल अलग है, और दोनों का सम्मिश्रण क्या कहलाता है, वास्तविक संख्या। यही मैंने लिखाया था डेफिनेशन के थ्रू, तो किसी ने गलत ठहराया था, जो कि मुझे भी खराब लगा, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है। सबसे छोटी संख्या इसमें नहीं होती है, बड़ी भी नहीं, ठीक। अगला देखेंगे, सम और विषम, दो से विभाजन की बुनियादी का परीक्षण करेंगे। यहां पर देखिए, सम को इवन कहते हैं, विषम को ऑड कहते हैं, ठीक है। जो संख्याएं दो से पूरी तरह विभाजित होती है उसको कहते हैं हम लोग सम संख्या, जिसमें दो से पूरा पूरा भाग नहीं लगता है, दो से विभाजित नहीं होती है, वो संख्या कहलाती है विषम संख्या। 1 3 5 7 9, यहाँ पर देखिए 2 4 6 8 10, 2 4 6 8 10, ये चल रहा है कैसे, 1 3 5 7 9 चलता जा रहा है। अब देखिए इन दोनों के बीच का डिफरेंस भी देखिए तो क्या हो रहा है, प्लस में 2 बढ़ रहा है, प्लस में 2 बढ़ रहा है,
ई दोनों के बीच भी डिफरेंस कितना बढ़ रहा है, देखो प्लस में दो बढ़ रहा है। तो कभी कभी देखो कंफ्यूजन ये होता है कि सम और विषम संख्या के बीच का अंतर कितना है, 2। ठीक है, सम और विषम संख्या के बीच का अंतर कितना है, 2। अब यहाँ पर हम लोग एचसीएफ को भी लेके चलेंगे। यहाँ पर देखिए, अगर आपको पूछेगा सम संख्या का एचसीएफ कितना होगा, दो लगातार, दो क्रमागत सम संख्या का एचसीएफ, सम संख्याओं का एचसीएफ मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर मौसो क्या होगा। देखिए, दो अगर लगातार सम संख्या लेंगे ना तो उसका मौसो हमेशा क्या आएगा, तो 2 ही आएगा। ठीक है, दो क्रमागत या लगातार कहेगा सम संख्या का एचसीएफ क्या आएगा, तो 2 ही आएगा। लेकिन देखिए इसके बीच अगर दो विषम संख्या, जैसे कहेगा दो क्रमागत विषम संख्याओं का एचसीएफ जो होगा वो 1 होगा। कितना होगा, वो 1 होगा बच्चा। ठीक है, काहे कि 3 से अगर 5 में भाग लगाएंगे तो 3 एका 3, 2 बचेगा, 2 से 3 में 2 एका 2, 1 बचेगा, 1 से 2 में 1 दूनी 2। तो यानी कि यहाँ पर क्या किससे भाग लग रहा है, 1 से। ऐसे भी खंड करके देखो, 3 गुना 1 और 5 गुना 1। ठीक है, मिल क्या रहा है दोनों में, 1 1 मिल रहा है। अब इसमें अगर हम खंड करें 2 और 4 को, तो देखिए 2 का 2 गुना 1, 4 का 2 गुना 1 ऐसे होगा। इसमें देखिए हाईएस्ट नंबर कौन सा मिल रहा है, 2 मिल रहा है। इसका मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना हो जाएगा, 2 मिल जाएगा। इसमें देखिए क्या मिल रहा है, 1 1 मिल रहा है। ठीक है, अब भाग देके भी देखेंगे तो भी वही मिलेगा। यानी कहेगा दो क्रमागत सम संख्याओं का मौसो 2 और दो क्रमागत विषम संख्याओं का मौसो 1 पूछता है बच्चा, याद रखना थोड़ा सा। अब यहाँ पर देखिए आगे, अभाज्य बनाम संयोजित को ही संयुक्त संख्या भी कहते हैं, इसको भाज्य संख्या भी कहते हैं। कौन संख्या, भाज्य संख्या भी कहते हैं। ये दोनों में डिफरेंस देखना है। इस संख्याओं का डीएनए टेस्ट करेंगे हम, क्या है देखिए इधर। अभाज्य को प्राइम नंबर कहते हैं और संयोजित या भाज्य को कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक है, क्या कहा गया, जिनके केवल 2 ही गुणनखंड हो, वे संख्याएं जो केवल एक और स्वयं से डिवाइड हो, एक और स्वयं से विभाजित हो, उसको कहते हैं हम लोग क्या, अभाज्य संख्या। 2 3 5 7 11 सबसे छोटी भाज्य संख्या कहेगा, अभाज्य संख्या कौन है, 2 है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2, बड़ी अनंत हो जाएगा। संयोजित संख्या का देखिए, जिनके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं उसको क्या कहते हैं, संयोजित संख्या। 4 6 8 9 10 सबसे छोटी भाज्य संख्या 4। एक बार बिहार बोर्ड ने क्या पूछा पता है, कि सबसे छोटी अभाज्य और भाज्य संख्या का गुणनफल है। सबसे छोटी भाज्य और अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य कौन है, 2 और सबसे छोटी भाज्य कौन है, 4। तो गुणनफल कितना हो जाएगा बच्चा, 8 हो जाएगा। ठीक है, अब लेकिन इसका एचसीएफ अगर पूछ दिया जाए, इसका सबसे मतलब कहेगा दो क्रमागत अभाज्य संख्याओं का एचसीएफ क्या होगा। ठीक है, तो ये जैसे जैसे चलता जाएगा ना, इसका हमेशा विषम संख्या की तरह आएगा। एचसीएफ कितना आएगा, 1 ही आएगा। ठीक है, दो क्रमागत वाले में। अब देखना आगे, सह प्रधान संख्या स्वतंत्र लेकिन जुड़ी हुई, जिसको कहते हैं सह अभाज्य संख्या। ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं को प्राइम नंबर। वे संख्याएं जिसका उच्चतम समान गुणनखंड एचसीएफ केवल 1 होता है, उसका आपस में कोई साझा गुणनखंड नहीं होता है, भले ही व्यक्तिगत रूप से संयोजित हो। 8 और 15, 9 और 10। ठीक है, 8 का खंड करेंगे देखिए 2 2 2 2 और 1। 15 का खंड करेंगे क्या हो जाएगा, 3 गुना 5 गुना 1। देखिए 1 के अलावा कोई भी ऐसा नंबर नहीं हो जो इसमें कॉमन हो। ठीक है, देखिए 1 के अलावा कोई ऐसा नंबर नहीं हो जो इस दोनों में कॉमन हो। ठीक है, 1 के अलावा, तो इसका मतलब ये क्या कहलाएगा, को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, वैसी दो संख्याएं जिसका एचसीएफ ओनली 1 होता है। ठीक है, वैसी दो संख्या का चयन करना है जिसका एचसीएफ कितना हो, 1 हो। अब आपको कहेगा इनमें से कौन एक सह अभाज्य है, तो आप देखिएगा उसका एचसीएफ निकाल के चेक करिएगा कि एचसीएफ 1 आता है, तो मतलब क्या हो जाएगा, वो सह अभाज्य संख्याएं। ठीक है, ये हमेशा जोड़ा में ही होता है। संख्या का बहुआयामी पहचान अगर हम देखें तो यहाँ देखिए, प्राकृतिक संख्या बोले थे, प्राकृतिक संख्या गिनती का हिस्सा है। पूर्ण जीरो के बाद, जीरो लग गया प्राकृत में आगे तो हो गया वो, जैसे कि ये 1 2 3 4 चलता जाएगा।
तो इसमें जीरो आगे लग गया, 0 1 2 3, तो ये सब क्या हो जाएगा, पूर्ण कहलाएगा। पूर्णांक बोले थे माइनस अनंत से जाएगा, माइनस जैसे -4 -3 -2 -1 0 फिर 1 फिर 2 फिर 3 चलता जाएगा। ये सब क्या कहलाता है, पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, क्या कहलाता है, पूर्णांक। P बटा Q के रूप में संभव है, P बटा Q के रूप में संभव है तो मतलब वो परिमेय है। संख्या रेखा P बटा Q के रूप में संभव नहीं है तो वो अपरिमेय है। संख्या रेखा पर जिसको दर्शाया गया है, ठीक है, वो सारी वास्तविक संख्याएं हैं जिसको संख्या रेखा पर भी दर्शाया जा सकता है। परिमेय को भी दर्शाया जाता है, अपरिमेय को भी दर्शाया जा सकता है ना, पूर्णांक को दर्शाया जा सकता है, प्राकृत को दर्शाया जा सकता है, पूर्ण को दर्शाया जा सकता है। तो जितना सारा संख्या रेखा पर दर्शाया जा सकता है वो वास्तविक है। 2 से विभाजित होने वाला सम है, केवल एक और इसके 2 गुणनखंड हो, यानी केवल एक से इसमें भाग लगे और इनके 2 ही गुणनखंड हो। समझिए, अभाज्य है। 2 से अधिक गुणनखंड हो गया तो भाज्य हो गया। ठीक है, 2 से अधिक गुणनखंड हो गया तो क्या हो गया, भाज्य हो गया। और नंबर का अगला अगर हम देखें तो एक चीज और पूछता है इसमें, P बटा Q के रूप में हम कैसे लिखेंगे। P बटा Q के रूप में जैसे कि मान लीजिए कि 0.13 इस पर आवर्त दे दिया पूरा पर, ठीक है, या फिर एक छोटा सा नंबर से पहले शुरू करिए, इस पर आवर्त दे दिया, कैसे करिएगा। सबसे पहले पॉइंट हटा दीजिए, बचेगा क्या, 3। दशमलव के बाद जितना संख्या पर आवर्त रहेगा उतना को 9 डालना है, तो एक पर आवर्त है 9 हो जाएगा। अब इसको कटा दीजिए, 3 का 3 3 3 9, क्या हो जाएगा 1/3। ये राइट आंसर हो जाएगा P बटा Q के रूप में। अगर आपको पूछ दिया जाए कि बताओ 0.13 है, इस पर दोनों पर आवर्त है, अभी क्या करिएगा, तो पहले दशमलव को हटाओ, दोनों को लिखो, दोनों को लिखिएगा तो कितना हो जाएगा 13। दशमलव के बाद जितना संख्या पर आवर्त उतना तो 9 डालना है, तो यहाँ पर 9 9 13/99 हो गया। एक और क्वेश्चन ऐसा आ गया कि अभी दे दिया कि पूरा नंबर है 1.27, इस पर 7 पर आवर्त है, तो क्या करिएगा, पूरा देखिए संख्या कितना होगा, पूरा नंबर हो गया 127, किस पर आवर्त नहीं है, पूरा संख्या हो गया 127, किस पर आवर्त नहीं है, वो दोनों को लिखो। पहले आवर्त जो है उसको हटाओ, हटा दिए, कितना बचा 12, इसमें से घटाइए, जितना परावर्त है उतना को 9 डालिए। दशमलव के बाद, दशमलव के बाद एक संख्या परावर्त है, एगो 9, एगो परावर्त नहीं है तो एगो क्या कर डाल दीजिएगा 0, इसको घटाइएगा, कितना बचेगा 5। यहाँ पर 2 में गया 1, 115 बटा कितना हो जाएगा 90, 5 से घटाइए, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 18 95, 23 बटा कितना हो जाएगा 18। ठीक है, अब इसको लाइएगा तो उसी तरह आएगा। अब चौथा जैसे नंबर है 0.37 723, इस पर अगर आवर्त है, ठीक है, रुकिए 1 मिनट, ऐसे देते हैं 3 7 3 9 7, इस पर आवर्त है, तो क्या लिखेंगे, इसका P बटा Q का फॉर्म जो है ये क्या होगा, बता दीजिए तो जरा। ठीक है, तो इस तरह का हम लोग P बटा Q के फॉर्म में लिख सकते हैं किसी भी दशमलव वाली संख्या को। ठीक है, अब इसमें देखिए सबसे पहली बात क्या पूछा जाता है कि एक मिनट, प्राकृत संख्या कहाँ शुरू हुआ, 1 2 3 4 5 अनंत तक जाएगा, पूर्ण संख्या